Hello everyone. Today I am here with a new lecture on inhalation and exhalation. अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे बेटा वो एनाटॉमी पार्ट था, मतलब कि स्ट्रक्चरल पार्ट था। आज के लेक्चर में मैं एक फिजियोलॉजी का पार्ट मतलब कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन स्टार्ट कर रही हूँ। फिजियोलॉजी बेसिकली आपका यूनिट का नाम ही ह्यूमन फिजियोलॉजी है, लेकिन यहाँ पर एनाटॉमी डिस्कस करनी पहले ज़रूरी होती है। तो हम बात कर रहे हैं आज मतलब कि स्ट्रक्चरल पार्ट की, सॉरी नॉट स्ट्रक्चरल पार्ट की, फंक्शनिंग पार्ट की, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। So please listen very calmly and very patiently. Please inhalation and exhalation मैं आज जो डिस्कस कर रही हूँ that is the pressure changes during breathing. अब प्रेशर जो है उसकी बात करने से पहले मुझे आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने हैं। जैसे कि हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके सामने जैसे लिखा है बॉयल्स लॉ। एक्चुअली क्या है कि हमें ये देखना है कि हम यहाँ पर प्रेशर चेंज की बात भी करेंगे। आप जानते हैं कि लंग के अंदर जो प्रेशर है जस्ट बिफोर ईच एंड इनहेलेशन का मतलब एयर को अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, नॉट ओनली ऑक्सीजन, एयर को अंदर लेना। जस्ट बिफोर ईच इनहेलेशन द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग इज इक्वल टू द एयर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। और ये सी लेवल पर जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, दिस इज 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, mmHg, जिसे हम इस तरह से यूनिट लिखते हैं, या हम इसे मिलीमीटर ऑफ मरकरी कहते हैं, या इसे दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं दिस इज़ 1 एटमॉस्फेयर। ये प्रेशर है। अब एयर का फ्लो लंग्स में हो तो इसके लिए द प्रेशर इनसाइड द एल्वियोलाई मस्ट बिकम लोअर, कम हो जाना चाहिए देन दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम बात करें, मान लीजिए ये एल्वियोलाई है तो हम कहें बाहर का प्रेशर 760 है, तो इसका प्रेशर जो है कम हो जाना चाहिए। चाहे हम मान लें कि चलिए हम इसको कुछ ही कम करें, मान लीजिए हम कहें 7 से 56 हो जाना चाहिए, क्योंकि एयर जो है उसकी टेंडेंसी क्या है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंटर करेगी। तो इसलिए दिस कंडीशन इज अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द लंग। अब लंग का साइज कैसे इंक्रीज करें, तो पहले आप मेरे से पहले तो बॉयल्स लॉ समझ लीजिए, दैट व्हाट इज बॉयल्स लॉ। ठीक है, अब देखिए ये एक क्लोज्ड कंटेनर है, ये दोनों देखिए दिस इज क्लोज कंटेनर। अब इस क्लोज कंटेनर में ऊपर की तरफ ये पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर प्रेशर वॉग है जो कि प्रेशर मेज़र करने के लिए है। इसके अंदर यहाँ पर एयर है, एयर का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, और यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है दिस इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो है ध्यान से अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर पिस्टन को दबाया गया, मतलब कि प्रेशर को बढ़ाया गया। अब प्रेशर बढ़ाया तो कितना हो गया, प्रेशर हो गया 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना रह गया, दिस इज हाफ लीटर। फ्रॉम द 1 लीटर द वॉल्यूम बिकम हाफ लीटर। फ्रॉम द प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुआ। This means that if the size of closed container is increased, if this is the case, if the size of a closed container increase, the pressure of the gas inside the container, the pressure of the gas inside the container will decrease. But if the size of container is decreased, the size of container decrease, जो कि अभी हम कर रहे हैं, कंटेनर का साइज डिक्रीज करके साइज कह दीजिए, या फिर हम इस गैस के लिए जो साइज़ है वो डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इज़ डिक्रीज, देन द प्रेशर इनसाइड इट विल इंक्रीज। देख लीजिए यहाँ पर प्रेशर जो है वो 1 दिखा रहा है, अब ये निडल जो है वो इस तरफ घूम गई तो प्रेशर यहाँ पर 2 दिखा रहा है। दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर, जो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में, इसे ही कहते हैं बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ जो है वो हमारे लंग की इन एक्टिविटीज़ को समझने में, ट्रस्ट मी, दिस इज़ एक्चुअली हेल्पफुल। तो अब इस बॉयल लॉ के बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो है हमारी ब्रीदिंग का प्रोसेस। तो वो हमारी ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है जो कि इसी कॉन्सेप्ट को समझेगा या समझाएगा आपको, दैट इज़ अटेन ड्यू टू आर मसल। तो अब मैंने यहाँ पर जो वर्ड लिखे हैं, मसल्स ऑफ नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन। इनहेलेशन आप जानते हैं, नॉर्मल क्वाइट मतलब कि व्हेन यू आर एट रेस्ट, जब आप आराम की मुद्रा में हैं, जब आप आराम की कंडीशन में हैं, तो ये जो मसल्स हैं ये आपको नॉर्मल इनहेलेशन मतलब नॉर्मल हवा जितना आप एक सांस में अंदर ले रहे हैं उसको लेने में हेल्प करेगी। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 मैंने मसल्स के नाम लिखे हैं, वन इज़ डायफ्राम मसल,
जिसे हम फ्रेनिक मसल भी कहते हैं, एंड द सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो पहले हम इनकी लोकेशन की बात करें और इनकी एक्टिविटी की बात तो ऑब्वियसली बाद में ही करेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक बड़ा अच्छा सा डायग्राम है जिसमें आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपके लंग्स हैं, ये लंग्स के ऊपर रिब्स हैं। रिब्स जो हैं, अब ये तो लंग दिखाई दे रहा है लेकिन ये अंदर लंग्स नहीं दिखाई दे रहे, लंग्स तो नीचे की तरफ है, लेकिन इसके ऊपर बेटा ये पिंक कलर की जो है ये मसल हैं, इनको हम कहते हैं। देखिए, ये कॉस्टल कार्टिलेज था, ये रिब्स हैं, ये जो स्किन कलर की दिखाई दे रही है ये रिब्स हैं, और रिब्स के बीच में जो मसल हैं इन्हें हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल। ये जो इंटरकॉस्टल मसल हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स दो तरह की होती हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल एंड द सेकेंड वन इज़ इंटरनल इंटरकॉस्टल। तो वन इज़, हम जो बात करेंगे, दिस इज़ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल एंड द सेकेंड वन इज़ इंटरनल इंटरकॉस्टल। लेकिन अभी मैं फोकस करूंगी एक्सटर्नल की तरफ। अभी मैं बात करूंगी एक्सटर्नल की, मैं अभी इंटरनल की कोई बात नहीं करूंगी। इंटरनल की बात मैं फोर्सफुल एक्सहेलेशन के टाइम करूंगी, अभी नहीं। तो आप पहले इन बातों की तरफ ध्यान दें कि होता क्या है कि लंग्स में ये दोनों तरह की मसल्स है। देखिए, नीचे डायफ्राम है, डायफ्राम को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका डायफ्राम नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में, जब आप एक्सेल कर रहे हैं, जब आप नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो आपका डायफ्राम जो है वो इसी शेप में होता है। मतलब कि अगर मैं इसको बाहर दिखाऊं तो ऐसी शेप में, इसे हम कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड डोम शेप। तो आपका डायफ्राम बेटा इस स्टेज में है, दिस इज़ डोम शेप। जब आपने इनहेलेशन करना है तो डायफ्राम की मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर अब ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या करना है। आपकी चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी मतलब कि डायफ्राम से ऊपर ये जो है, दिस इज़ योर थोरेसिक कैविटी या इसे चेस्ट कैविटी कहेंगे। अब इसमें चेस्ट कैविटी में ये एक रिब केज है, पिंजरे की तरह है, जिसमें आपके लंग्स हैं। ऊपर की तरफ देखिए ट्रैकिया और यहाँ से ये बंद है, नीचे की तरफ डायफ्राम ने इसे पैक कर रखा है, साइड में आपकी रिब्स हैं, रिब्स के बीच में मसल्स हैं, तो ये एक कैविटी बन गई है। अब इस क्लोज कैविटी में नीचे की तरफ डायफ्राम है। डायफ्राम जो है, अब सोचिए कि अगर डायफ्राम को नीचे कर दिया जाए, आप सबने एक शायद इस तरह का मॉडल जो आपने कभी जूनियर क्लास में बनाया हो, ऐसा देखते हैं कि एक बॉटल है, उस बॉटल के नीचे यहाँ पर एक इलास्टिक कुछ भी आप स्ट्रेचिंग कुछ भी लगा देते हैं, और यहाँ पर हम इस तरह की पाइप के साथ ये हम दो बैलून्स को अटैच कर देते हैं। सो वही चीज़ बेसिकली, अगर आप इन बैलून्स को, छोटे छोटे बैलून्स को अपने लंग्स माने, और ये जो नीचे जो फ्लैट पार्ट है इसे आप नीचे खींच सकें और आप इसे डायफ्राम माने, तो आपने देखा होगा एयर इसके अंदर चली जाती थी। जब आप इसको नीचे खींचते थे तो ये जो बैलून्स हैं ये एक्सपैंड हो जाते थे। अब वही चीज़ हम समझने वाले हैं, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ एक्चुअली वेरी इजी। अब इनहेलेशन के लिए लंग्स को एक्सपैंड होना पड़ेगा। भाई, लंग्स तो तभी एक्सपैंड होंगे जब लंग्स बाहर की तरफ खींचेंगे, या जब ये इसको वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा। तो अब इनहेलेशन के टाइम लंग्स एक्सपैंड होने चाहिए, ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। विच इंक्रीज लंग वॉल्यूम एंड डिक्रीजेज द प्रेशर इनसाइड द लंग्स। अब प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए तो क्या होगा, तो बाहर से एयर, यहाँ से एयर जो है वो अंदर आ जाएगी। तो यही बात तो हमने समझनी है। देखिए, ये डायफ्राम की मसल जो है ये नीचे की तरफ जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल ऑफ इनहेलेशन इज द डायफ्राम। येस, ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल ऑफ इनहेलेशन। The dome shaped skeletal muscle that form the floor of this thoracic cavity, this is actually innervated, मतलब कि इसके पास एक फाइबर एक आ रहा है, एक नर्व का, जो कि ब्रेन से आ रहा है। दिस इज फ्रेनिक नर्व। कहाँ से आ रहा है, तो ये जो है हम बात करेंगे, ये आपके हाइंड ब्रेन के पार्ट से आ रहा है। ये जो पार्ट आ रहा है जो नर्व का, ये इसके साथ इनर्वेट करेगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन जो है डायफ्राम की मसल्स में, इट विच कॉज इट टू फ्लैट लोअरिंग दिस डोम। इसका डोम जो है वो, अब यहाँ से अगर मैं इसको कंडीशन दिखाऊं तो ये डोम जो है इसका, पहले जो डोम था वो हाई था, इस तरह से ऊपर की तरफ डोम हाई था। अब क्या है, डोम जो है वो थोड़ा सा ऐसे, तो हम कहेंगे डायफ्राम थोड़ा सा फ्लैट हो गया, ठीक है। अब ऐसे में इसका वर्टिकल डायामीटर, ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल डायामीटर जो है थोरेसिक कैविटी का वो बढ़ जाएगा। दिस इज नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन। डायफ्राम जो है, अगर हम नॉर्मल इनहेलेशन की बात करें ना, ये कितना नीचे आएगा, तो आप कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर। दैट्स प्रोड्यूसिंग अ प्रेशर डिफरेंस ऑफ 1 to 3 mmHg।
ठीक है जी। अब आगे चलें तो आगे हम देखते हैं द थिंग इज़ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के काम करने का तरीका समझने के लिए मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है, दैट इज़ द बकेट हैंडल मूवमेंट। ये देखिए, अगर हम इन्हें अपनी, ये देखिए, ये ऊपर वाले डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, ये रिब्स जो हैं इन्हें मैं बकेट का हैंडल मान लूँ। अब आप सबके घर में एक बकेट तो होगी, बहुत सारी होंगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये बकेट जो है उसके हैंडल का, मान लीजिए ये हैंडल यहाँ पर पड़ा था रेस्टिंग पोजीशन में। अब इसके मिड पॉइंट से जरा ये डायमीटर, सॉरी नॉट डायमीटर, रेडियस, इस रेडियस को मेज़र कीजिएगा। ये देखिएगा जैसे आप इस हैंडल को लिफ्ट करेंगे थोड़ा सा ही, देखिए पहली पोजीशन रेस्टिंग में, फिर मैंने ये सेकंड दिखाई, ये फर्स्ट पोजीशन जो है इससे सेकंड पोजीशन में गया। तो यहाँ से अगर आप इसका डायमीटर चेक करेंगे ना, अगेन डायमीटर, सॉरी दिस इज़ रेडियस, तो रेडियस अगर आप इसका चेक करेंगे तो रेडियस इज़ इंक्रीजिंग, जैसे आप ऊपर लाएंगे रेडियस और इंक्रीज़ हो रहा है। तो सोचिए अगर रिब्स जो हैं, ध्यान दीजिएगा, डायफ्राम तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डायफ्राम का तो मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब यहाँ पर इस केस में रिब्स जो हैं वो आप देख रहे हैं कि इस तरह से रिब्स जो हैं वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेंगी। जब रिब्स ऊपर की तरफ उठेंगी तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरह की मसल्स, मतलब कि डायफ्राम की मसल्स एंड ये जो साइड में आपको दिखाई दे रही हैं, दीज आर, यहाँ पर जो मसल्स हैं, दीज मसल्स आर रिलेटेड टू इंटरकॉस्टल मसल्स। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम की मसल्स दोनों के कॉन्ट्रैक्ट होने से चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है दैट विल इंक्रीज। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स आपने पढ़ी हैं, एक डायफ्राम की मसल्स इनहेलेशन के लिए दो इंपॉर्टेंट है, एक डायफ्राम की मसल्स फ्रेनिक मसल, और दूसरी जो मसल है दैट इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। दोनों के दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिससे कि रिब्स जो हैं वो एलिवेट हो जाएंगे, और जब रिब्स एलिवेट होंगे एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल वॉल्यूम, ठीक है, डायमीटर जो है चेस्ट कैविटी का इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर आप एक परसेंटेज वाइज कंट्रीब्यूशन देखें तो आप एक और चीज़, मैं आपके लिए यहाँ पर एक और डायग्राम भी लेकर आई हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर इनहेलेशन ये डायफ्राम की मसल है। पता है, आप जानते हैं कि डायफ्राम की मसल जो है उनका इनहेलेशन में 75% कॉन्ट्रीब्यूशन है, और अगर हम यहाँ पर जो प्रेजेंट हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की बात करें तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन केवल 25% है। तो मेन कौन सी हुई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, दिस इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि 75% जो है, 75% वॉल्यूम जो है वो ये एक्सपैंड करता है, और 25% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है दिस इज़ ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इससे क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी है उसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड हो जाएगा। वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, जैसे कि आप जानते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है, अब वॉल्यूम के वजह से जब ये सरफेस, मतलब जब वॉल्यूम की वजह से जैसे हम कह रहे हैं प्रेशर कम हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि बाहर का जो प्रेशर है दिस वाज 760 mmHg, तो यहाँ पर जो प्रेशर हो जाएगा दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 756 mmHg। ये 756 mmHg जो है दिस इज़ बिलो देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड एयर विल मूव फ्रॉम इट्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। खैर यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ दिस इज़ नॉट, यहाँ पर ये नहीं लिखना मुझे, क्योंकि दिस इज़ नॉट द डायग्राम ऑफ इनहेलेशन। इफ़ वी सी हियर दिस इज़ द डायग्राम ऑफ इनहेलेशन, तो यहाँ पर हमने कहा बाहर का दिस इज़ 760 और अंदर का दिस इज़ 756। तो एयर विल मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर एरिया, और एयर अंदर मूव कर जाएगी। एक्चुअली ब्रीदिंग इन, मतलब कि इनहेलेशन जो है इट्स अ एक्टिव प्रोसेस, एंड एक्सहेलेशन जो है दिस इज पैसिव प्रोसेस। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो नर्व्स हैं वो नर्व्स जो हैं वो डायफ्राम को और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को केवल 2 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, 2 सेकेंड के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और उससे ये सब कुछ होगा, मतलब कि डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कि चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो जाएगी। लेकिन आफ्टर 2 सेकेंड इट विल रिलैक्स फॉर द 3 सेकेंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज 2 मसल्स। ये दोनों टाइप की जो मसल्स हैं ये दोनों मसल्स रिलैक्स करेंगी। कौन सी, एक तो डायफ्राम की फ्रेनिक मसल
एंड दूसरी हमने कहा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ये दोनों मसल्स रिलैक्स करेंगी तो डायफ्राम वापस अपनी शेप में आ जाएगा, मतलब कि डोम शेप में। और रिब्स जो कि बकेट हैंडल की तरह थोड़ा ऊपर की तरफ लिफ्ट हुए थे, बाहर की तरफ नहीं खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ लिफ्ट हुए थे, उसकी वजह से ये वापस अपनी शेप में आ जाएंगे। लंग्स पर प्रेशर पड़ेगा और लंग्स का जो प्रेशर है, अब इस टाइम लंग के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस एक्सचेंज क्योंकि उस ड्यूरेशन में हो चुका है, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उसका जो प्रेशर है बाहर का, दिस इज स्टिल 760 एंड दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम ये कहें कि ये प्रेशर जो है 760 से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 762 mmHg। और हाई प्रेशर जो है, एयर की वही टेंडेंसी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब कि अंदर लंग के अंदर से बाहर की तरफ इट विल मूव आउट। सो ये जो मैंने बात की, this is a type of normal quiet inhalation and exhalation. So inhalation is an active process, breathing in and breathing out is the passive process, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ recoiling हो रही है, lung is gaining its original shape again. अब ये तो बात हुई नॉर्मल इंस्पिरेशन की। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्सफुल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। लुक एट, मैंने इसका पूरी समरी यहाँ दे रखी है, जिससे कि आपने डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, रिब्स एलिवेट कर रही हैं इस पार्ट को, एंड दिस इज़ द डायग्राम एंड दिस इज़ द फ्लो चार्ट। इसे भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो बातें मैंने बताई है, देखिए इंस्पिरेशन मसल्स जो हैं रिलैक्स होंगी तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, और इलास्टिक जो रिकॉइलिंग है पैसिवली इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, और इसके साथ ही जो वॉल्यूम जो है उसकी वजह से क्या होगा कि प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा और एयर अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब कि एक्सेल कर जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द असेसरी मसल ऑफ इनहेलेशन। अब इनहेलेशन की ये मसल्स जो हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्सफुल इनहेलेशन, एक्स्ट्रा एयर जो अंदर लेते हैं, ठीक है। सो द मसल्स जो हैं उनके नाम आपके सामने हैं। वन इज स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, सेकेंड इज द स्कैलिनी मसल एंड द पेक्टोरलिस माइनर मसल्स। असेसरी मसल्स जो हैं इनहेलेशन की, इसलिए इन्हें असेसरी कहते हैं क्योंकि ये रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंदर लेने में हेल्पफुल है। रिजर्व वॉल्यूम की बात हम आगे वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ में करेंगे। तो असेसरी मसल ऑफ इनहेलेशन में जो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है, दैट एलिवेट स्टर्नम, इसका काम क्या है तो आप बताएंगे, दिस एलिवेट स्टर्नम, ये स्टर्नम को थोड़ा सा एलिवेट करती है। फिर उसके बाद हम कहें स्कैलिनी मसल, तो स्कैलिनी मसल्स जो हैं ये एलिवेट करती हैं, एलिवेट फर्स्ट टू रिब्स को एलिवेट करती हैं, ठीक है। और इसके बाद जो पेक्टोरलिस माइनर मसल्स जो हैं, दे एलिवेट थर्ड टू फिफ्थ रिब, एलिवेट थर्ड टू फिफ्थ रिब्स। बाकी नीचे वाली रिब्स जो हैं उनको एलिवेट करने का काम जो है, दिस इज डन ऑलरेडी, क्योंकि ये काम जो है वो नॉर्मली एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ही कर लेती हैं। अब इन मसल्स के एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन से, इन मसल्स, ये एक्स्ट्रा असेसरी मसल्स है ना, तो इससे क्या है, ये देखिए ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। वॉल्यूम ज़्यादा एक्सपैंड होना इज़ एक्चुअली शोइंग कि प्रेशर जो है वो और कम हो जाएगा, प्रेशर विल ड्रॉप डाउन, एंड जब प्रेशर कम हो जाएगा तो एयर अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन, दिस इज अ टाइप ऑफ एब्डोमिनल ब्रीदिंग। क्यों नॉर्मल ब्रीदिंग इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग, क्योंकि इस ब्रीदिंग में थॉरेक्स का ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, डायफ्राम नीचे आता है, तो इनहेलेशन के टाइम पेट थोड़ा सा, आपका एब्डोमेन वाला हिस्सा थोड़ा सा बाहर आएगा। इसमें एब्डोमेन बाहर आता है और जो एब्डोमेन जो है मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, एब्डोमिनल इन्वॉल्व होता है, सॉरी, सो इट्स कॉल्ड एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आप इसे छोटे बच्चों में आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें फोर्स ब्रीदिंग की, तो आप याद रखेंगे द फोर्स ब्रीदिंग इज़ कॉल्ड थोरैसिक ब्रीदिंग, क्योंकि अभी आपने जो मसल्स पढ़ी, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, स्कैलिनी एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल्स, ये थोरैसिक मूवमेंट जो है वो प्रोमिनेंट मूवमेंट
होती हैं इनकी वजह से, क्योंकि ये स्टर्नम को और रिब्स को एलिवेट करते हैं। इनमें डायफ्राम जो है उसका ज़्यादा काम नहीं है, तो इसलिए फोर्स्ड ब्रीदिंग जो है, जो फोर्स्ड ब्रीदिंग है दैट इज़ कॉल्ड थोरैसिक ब्रीदिंग। थोरैसिक ब्रीदिंग, तो इसे हमने कहा दिस इज़ बेसिकली फोर्स्ड जो ब्रीदिंग है। और जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उसे हम कहते हैं दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज abdominal breathing. Abdominal breathing is normal quiet inhalation and exhalation, and forced breathing, that is thoracic breathing. Thank you.